हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परमानेंट एलिमनी। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 1998 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया जो सेक्शन 25 है हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो ग्रांट कर सकता है एक राइट किसी भी स्पाउस को कि वो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस। ये जो एलिमनी है या मेंटेनेंस है ये डिसाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ डिक्री, कि जब फाइनल डिक्री पास होती है ये उस टाइम पे जो है ग्रांट किया जाता है, या फिर किसी भी टाइम पे सब्सिक्वेंट टू इट, फाइनल डिक्री के टाइम पे या फिर उसके बाद। ये जो सेक्शन है ये एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो अवॉर्ड कर सकता है कोई भी जो नीचे दिए गए हैं। पहला आ गया ग्रॉस सम, मतलब एक साथ जैसे आप सुनते हैं कि 200 करोड़ की एलिमनी मिली है, वो आ गया ग्रॉस सम हमारे पास। फिर आ गया मंथली सम, जैसे पर मंथ आपको जो है 80,000 रुपीज़ जो है अपने दूसरे स्पाउस को देने हैं, वो आ गया मंथली सम। फिर आ गया पीरियोडिकल सम, एक टर्म के लिए जो एक्सीड नहीं करेगा जो लाइफ है एप्लीकेंट की। पीरियोडिकल में आ गया जैसे हर 4 महीने में आपको इतना देना है, या हर 2 महीने में इतना देना है, और 6 महीने में इतना देना है, तो पीरियोडिकली वो डिसाइड होगा। तो तीनों तरीके से जो है परमानेंट एलिमनी दी जा सकती है। फिर आ गया पासिंग एनी डिक्री। इसमें है कि जो राइट है एलिमनी का और मेंटेनेंस का 25 सेक्शन के अंडर, वो डिपेंड करेगा कोर्ट जो पास कर रहा है डिक्री किसी भी काइंड की जो एनविसेज की गई है सेक्शन 9 से लेके 13 तक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। इसको जो हम फर्दर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा यहाँ पे सेक्शन 9 to 13 क्यों मेंशन किया गया है। केस लॉ आ गया हमारे पास चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन 1993 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि जो फ्रेज है पासिंग एनी डिक्री, उसका मतलब है एक ऑर्डर परमानेंट एलिमनी के लिए वो दिया जा सकता है जब डिक्री पास होती है, जब वो ग्रांट करती है कोई भी सब्सटेंटिव रिलीफ एक्ट के अंदर, और वहाँ पे नहीं जहाँ पे जो मेन पटिशन है वो डिसमिस की गई है या फिर विड्रॉ की गई है। तो कोई भी सब्सटेंटिव रिलीफ में आ गया हमारे पास RCR, जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स, ये सब जो है हमारे पास, ये सब जो है सब्सटेंटिव रिलीफ्स हैं, और इनमें से कोई भी डिक्री जब पास होगी तो जो मेंटेनेंस है वो दिया जा सकता है, और जो मेन पटिशन जहाँ पे डिसमिस हो जाती है या विड्रॉ कर ली जाती है वहाँ पे जो है मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। फिर आ गया हमारे पास जो वर्ड है डिक्री, वो रेफर करता है डिक्री जो पास की गई है सेक्शन 9 to 13 जो है एक्ट का, उसके अंदर जो रिजल्ट करती है डिसरप्शन जो है मैरिटल स्टेटस का पार्टीज का। अगर रिलीफ जो है किसी भी इन सेक्शंस के अंडर वो डिक्लाइन किया गया है तो जो रिलीफ है एलिमनी का या मेंटेनेंस का वो ग्रांट नहीं किया जा सकता सेक्शन 25 के अंडर। अगर एक स्पाउस फेल हो जाता है कोई भी रिलीफ देने में अंडर सेक्शन जो है 25 के अंडर, किसकी वजह से अगर वो फेल हो जाता है मेन प्रोसीडिंग्स में, देन जो स्पाउस है वो क्लेम कर सकता है सेक्शन 18 के अंडर जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का है। तो इसमें बेसिकली हमें बताया गया है पहली बात तो कि जो डिक्री पास की जाएंगी 9 से लेके 13 जो सेक्शंस हैं उसमें दिया जाएगा, प्लस अगर 25 के अंडर मेंटेनेंस नहीं मिलता है क्योंकि जो मेन प्रोसीडिंग है वो फेल हो जाती है, तो सेक्शन 18 जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वहाँ पे जो है स्पाउस क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस। फिर आ गया हमारे पास वेदर अ सेकंड वाइफ हुज मैरिज हैज बीन डिक्लेयर्ड नलिटी अंडर सेक्शन 11 कैन गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारे पास, ये सेपरेटली पूछा गया है एक स्टेट में, लेकिन मैंने इसके साथ ही किया है क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रो होगा वो आप सेम रखेंगे और कंक्लूजन सेम रखेंगे, उसके अलावा ये जो है आप बीच में फिट करेंगे। इसमें आगे इसमें पूछा गया है कि जो सेकेंड वाइफ है जिसकी मैरिज जो है वो डिक्लेयर कर दी है कि वो नल है उसकी वॉइड सेक्शन 11 के अंडर, तो क्या वो मेंटेनेंस ले सकती है सेक्शन 25 के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आंसर किया जाएगा जो फॉलोइंग जजमेंट्स हैं उनकी हेल्प से। पहला आ गई हमारे पास कि सविता बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि जो मैरिज वॉइड है बाइगेमी के ग्राउंड पे, वहाँ पे जो वाइफ है वो इंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस की हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, तो बाइगेमी के ग्राउंड पे जो है वो नहीं ले सकती है मेंटेनेंस वाइफ। फिर आ गया सेकंड केस हमारे पास, दैट इज रमेश चंद्र डागा वर्सेस रामेश्वरी डागा 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो स्पाउस है नल और वॉइड मैरिज का,
अगर वो एंटर करता है, जो पेंडेंसी है किसी भी अर्लियर मैरिज की, तो वो एंटाइटल्ड होगा मेंटेनेंस लेने की ऑन पासिंग ऑफ डिक्री ऑफ नलिटी की। जब डिक्री पास होगी नलिटी की, उस टाइम पे जो है वो जो है मेंटेनेंस के एंटाइटल्ड होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि बाइगमी लगा लीजिए आप, जो हमने ऊपर डिसाइड जो किया है, बाइगमी से क्या होता है, मैरिज जो होती है वो नल एंड वॉइड होती है। अब इसमें क्या है कि अगर बाइगमी एंटर किया है किसी जो है लेडी ने, वो वाइफ 2 होगी उस हस्बैंड की, उसने पहले जो है नल एंड वॉइड करवाई है मैरिज और उसके बाद जो है मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल की है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये वाइफ 2 इसने जब मैरिज सब्सिस्ट कर रही थी और नल एंड वॉइड नहीं थी, उस टाइम पे जो है मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाल दी है, लेकिन जो नल एंड वॉइड जो है वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के बाद डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगी, यहाँ पे जो है मेंटेनेंस उसको मिलेगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है प्रोसीडिंग के दौरान जो पेंडेंसी है मैरिज की, उसके दौरान जो है आपको एप्लीकेशन डालनी है। अगर नल एंड वॉइड के बाद आपने एप्लीकेशन फाइल की है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। इसका भी 5 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हम सेक्शन 24 को भी इंक्लूड करेंगे। तो सेक्शन 24 और 25 जो है वो ले डाउन नहीं करते हैं कोई भी रिजिड रूल फिक्स करने के लिए जो क्वांटम है मेंटेनेंस का। ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे कि मीन्स और कंडक्ट क्या है स्पाउसेस का, मैरिज की ड्यूरेशन कितनी है, एजुकेशन और सपोर्ट जो है चिल्ड्रन का, फिर आगे एबिलिटी जो है स्पाउस की अर्न करने की, जैसे कोई डिसेबल स्पाउस है तो आप उससे जो है मेंटेनेंस नहीं ले सकते हैं। फिर आगे अदर जो रीजनेबल वांट्स हैं एप्लीकेंट के, तो कोई और उसके वांट्स हैं, जैसे किसी का मेडिकल का खर्चा है या फिर किसी के पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट हैं, उनको उस सपोर्ट करना है, तो उसके एडिशनली जो है वो वाइफ को सपोर्ट करेगा। तो इन सब पे जो है डिपेंड करता है क्वांटम जो है मेंटेनेंस का। जो मैटर है ग्रांट करने का मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट, वो वहाँ पे जो कोर्ट है वो एक्सरसाइज करेगी एक वाइड डिस्क्रिशन, लेकिन ये जो डिस्क्रिशन है ये एक्सरसाइज नहीं की जाएगी आर्बिट्रेरली। ये जो है विद इन जो परव्यू है सेक्शन का उसके ध्यान में रखते हुए करनी है और गाइड की जाएगी जो साउंड प्रिंसिपल्स हैं मैट्रिमोनियल लॉज के। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन में हम जो है डिस्कस करेंगे वेरिएशन या फिर रिसीजन ऑफ ऑर्डर। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 25 क्लोज 2 जो है एक्ट का, वो ले डाउन करता है कि जब प्रूफ दिया जाता है जो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस का, यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, जब इंस्टेंस ऑफ ईदर पार्टी किसी भी पार्टी के कहने पे वेरी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है किसी भी ऑर्डर को जो परमानेंट एलिमनी है। लेकिन जहाँ पे जो ऑर्डर है पेमेंट का ग्रॉस सम का, वो एक आउट एंड आउट पेमेंट है, मतलब जैसे ग्रॉस सम दिया जाता है एक ही टाइम पे आपने 200 करोड़ की एलिमनी ले ली है, वो आउट एंड आउट पेमेंट है। हैंस उस ऑर्डर को जो है वेरी नहीं किया जा सकता, ना ही मॉडिफाई किया जा सकता है। इसमें आ गया हमारे पास जो सेक्शन 25 क्लोज 3 है, वो फर्दर एनविसेज करता है कि जो फॉलोइंग 2 सर्कमस्टांसेस हैं उनके होने पे जो मेंटेनेंस जो है सेक्शन 25 क्लोज 1 के अंडर वो रिसाइंड किया जा सकता है उस पार्टी के लिए जिसके फेवर में ऑर्डर दिया गया था। पहले आगे अगर उस पार्टी ने दूसरी शादी कर ली है, अगर वाइफ ने लिया है मेंटेनेंस और उसने रिमेंड आएगा यहाँ पे, तो वो जो है चेस्ट नहीं रही है, मतलब उसने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, तो यहाँ पे रिसाइंड हो जाएगा। फिर आगे इन केस ऑफ हस्बैंड, अगर उसने इंटरकोर्स किया है किसी भी वुमेन के साथ आउटसाइड वेडलॉक कि अपनी पत्नी के अलावा, तो अडल्ट्री कमिट कर दिया, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। अब इस जो क्वेश्चन में है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्कर में आता है थोड़ा सा कट शॉर्ट करना है आपको। वहीं अगर ये 5 जहाँ पे 10 मार्कर में क्वेश्चन आएगा वहाँ पे जो सेकंड वाइफ वाला पोर्शन है वो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपका लगभग हाफ पेज या 3/4 पेज जो है 2 केस लॉज से और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से हो जाएगा। तो 10 मार्कर में आप स्किप कीजिए। 5 मार्कर में आप जो है कंटेंट थोड़ा कम लिखिए, जैसे क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस में ये वाला जो पोर्शन है ये आप स्किप कर सकते हैं। कंक्लूजन वाले में जो है आप जिस्ट दे सकते हैं और उसके बाद जो हमारे पास 3 ग्राउंड है वो लास्ट में लिख सकते हैं। बाकी कंटेंट जो है थोड़ा कम कर लीजिए। और एक और बात है मेंटेनेंस के केस में, क्योंकि फ़िलहाल के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। अभी जो बेंगलोर जो टेकी हैं अतुल, उनका सुसाइडल जो केस हुआ है, क्योंकि मेंटेनेंस भी वो पे कर रहे थे, आई गेस 40,000 वो पे कर रहे थे अपनी वाइफ को मंथली। और एक और दिल्ली का केस आया है जहाँ पे कैफ़े ओनर ने सुसाइड जो है कमिट कर लिया है मैट्रिमोनियल केसेस के चलते।
तो क्योंकि ये केसेस जो है अभी हाईलाइट हो रहे हैं, तो जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के जो क्वेश्चंस हैं किसी भी स्टेट में वो अब ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसमें जो है एग्जामिनर का या स्टेट का एक मोटिव होता है कि बच्चा जो है वो जो कैंडिडेट होगा वो कितना ज़्यादा अवेयर है जो डे टू डे चीज़ें हैं उनको लेके, और वो सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ों पे नहीं ध्यान दे रहा है। तो ये जो है इंटरव्यू के भी पैट क्वेश्चंस होंगे और ये जो है आपके प्री में, मेंस में, दोनों में जो है पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में तो आपको ज़रूर पूछा जाएगा आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो इनसे रिलेटेड जो है आप क्या कर सकते हैं, एक दो आर्टिकल्स जो होते हैं अब जो लेजिट न्यूज़पेपर्स होते हैं जैसे द हिंदू, ट्रिब्यूनल, आप एक दो आर्टिकल्स इनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपका पर्सनल कोई व्यू पॉइंट नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर इंटरव्यू में भी आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप ट्राई कीजिए आप ज़्यादा जो है अपनी पर्सनल फीलिंग्स को या इमोशंस को ओवर पावर ना होने दें। आपने जो पूछा है एग्जामिनर ने, आप जो है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर ही दें हर एक चीज़ का। जैसे सुसाइडल केसेस हैं तो आप बता सकते हैं कि जो है ये गलत हुआ है, लेकिन जो लॉज बनाए गए हैं इंडिया में वो जो है फीमेल क्योंकि पहले वीकर पार्टी थी तो वीक पर्सन के लिए लॉज बनते हैं, लेकिन क्योंकि अभी फीमेल्स जो हैं थोड़ा सा इक्वल फुटिंग पे आ रही हैं मैन के साथ, तो जो लॉज हैं थोड़ा सा मोल्ड होने चाहिए और जो हस्बैंड है उनके फेवर में भी जो है लॉज बनने चाहिए। आप इतना सा आंसर दे सकते हैं। आप ज़्यादा किसी भी साइड नहीं झुकेंगे, जैसे आप ज़्यादा हस्बैंड के फेवर में भी नहीं जाएंगे और ज़्यादा वाइफ के फेवर में भी नहीं जाएंगे। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप कभी ट्राई कीजिए जो आपका इंटरव्यूअर है आप उसको कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट ना करें या फिर ज़्यादा अग्रेसिव ना हो अपने आंसर में। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगी। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।